हेलो हेलो, ये है वीडियो नंबर 72 जब अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी। ये स्टोरी है कैथरीन ग्राहम की। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ हर लाइफ कैथरीन ग्राहम सॉ प्रीटी मच एवरीथिंग गो राइट। her father Eugene Meyer was a financial genius who made a fortune in the stock market। तो कैथरीन ग्राहम के लाइफ का पहला पार्ट तो बहुत मस्त था, सब कुछ अच्छा, सब कुछ सही सही चल रहा था। उसके पापा थे यूजीन मियर, वो भी फाइनेंशियल जीनियस थे, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा छापा। उसकी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल थी और एक सोशलाइट थी, मतलब सोशल वर्क का काम करती थी। बचपन में कैथरीन को सब कुछ मिला था, सब कुछ बेस्ट 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 मिला था। बेस्ट स्कूल में जाने को मिला, बेस्ट टीचर लोग के पास साथ पढ़ने को मिला, बड़े बड़े घर में रहने को मिला, और सर्वेंट्स लोग थे जो उसका ख्याल रखते थे, सब ख्याल रखते थे। 1933 में उसके पापा ने वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, मतलब एक न्यूज़पेपर खरीद लिया। देन अ स्ट्रगलिंग बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर। उस टाइम पे वो न्यूज़पेपर उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, अभी तो वॉशिंगटन पोस्ट बहुत फेमस है, लेकिन उस टाइम पे कभी 1933 में थोड़ा स्ट्रगलिंग था, उतना ज़्यादा बिकता नहीं था। The only child to express any serious interest in it, Catherine inherited the paper when she was older and handed over the management to her equally impressive husband, Philip Graham। तो कैथरीन ये उसके पापा की इकलौती बच्ची थी। इकलौती बच्ची मतलब सब बच्चे लोग में से वही थी, कैथरीन ही थी जो वो पोस्ट में और न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट लेती थी। बाकी सब बच्चे लोग को उतना पसंद नहीं था। इसके लिए बाद में जब ये बंटवारा हुआ तो उसके पापा ने वॉशिंगटन पोस्ट पूरा उसके कैथरीन के नाम पे कर दिया, और कैथरीन ने उसके मैनेजमेंट का काम दिया अपने हस्बैंड को। हस्बैंड का नाम क्या है? फिलिप ग्राहम। फिलिप ग्राहम को दे दिया। शी वॉज नॉट अनदर हावर्ड ह्यूजेस who squandered her family fortune. She was not another rich kid who took the easy road in her life because she could. But it was a cushy life, no question about it. She had been, in her words, content to be the tail to her husband's kite and parents' kite. तो हावर्ड ह्यूजेस की तरह नहीं थी कि पैसा कमा के उड़ा दिया, ना ही वो दूसरे किसी रिच किड की तरह थी कि उसको पैसा मिला है और वो माँ बाप के पैसे को उड़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। वो खुश थी कि उसको अपने पेरेंट्स के पीछे रहने का मौका मिल रहा है, उसके पेरेंट्स का जो उसके पापा का बिजनेस है उसको संभालने के लिए मिल रहा है, वो भी उसने मैनेजमेंट में अपने पति को आगे कर दिया, खुद आगे नहीं थी, तो वो हैप्पी थी, उतना ज़्यादा परेशान नहीं थी, तो ईजी लाइफ जी रही थी। देन लाइफ टुक अ टर्न, फिर लाइफ में ट्विस्ट आया। क्या आया? Phil Graham's behavior became increasingly erratic. He drank heavily. He made reckless business decisions and bought things they couldn't afford. He began having affairs. He publicly humiliated his wife in front of nearly everyone he knew. तो अभी लाइफ, कैथरीन की लाइफ में एक बदलाव आना शुरू हुआ। उसका हस्बैंड जो था फिलिप, उसने बहुत बुरी बुरी आदतें पालना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा दारू पीना चालू कर दिया, प्लस ऐसे बिजनेस डिसीजन लेता था जो एकदम बकवास डिसीजन रहता था, जिससे लोगों को नुकसान होता था। उसने ऐसी चीज़ें खरीदना चालू कर दिया जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, मतलब फुकड़ का खर्चा करना चालू कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना चालू हो गया, मतलब दूसरे लेडीज लोग के साथ में अफेयर करना चालू कर दिया। और जहाँ पे भी जिससे भी मिलता था अपनी वाइफ का बेइज्जती करता था, अपनी वाइफ को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता, मतलब पब्लिकली ह्यूमिलेशन, पब्लिक के सामने लोग उसको अपने वाइफ को ह्यूमिलेट करता था, जिसने उसको इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिया। खड़ा करके नहीं, मतलब उसको हैंड ओवर किया कि बेटा चलो, बेटा मतलब हस्बैंड, चलो तुम संभालो, ऐसा दिया। तो तकलीफ, rich people problems, right? It turns out that he had suffered a severe mental breakdown, and as Catherine attempted to nurse him back to health, he killed himself with a hunting rifle when she napped in the next room. तो ऐसा लग रहा है कि अमीर लोग का प्रॉब्लम है, राइट? तो बाद में क्या हुआ? अब उसको डिप्रेशन आ गया, उसके पति को, फिलिप को डिप्रेशन आ गया। तो बाद में क्या हुआ कि वो एक मेंटल ब्रेकडाउन फेस किया। अब कैथरीन ने उसका ख्याल रखने की कोशिश किया, तो वो गिल्ट में कि क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, उसने अपने आप को गोली मार लिया। कैथरीन बाजू वाले रूम में सो रही थी, थोड़े टाइम के लिए नैप लेने के लिए गई थी और उसने अपने आप को गोली मार दिया। तो भी हस्बैंड का डेथ हो गया। भी आगे देखो। In 1963, a 46-year-old Catherine Graham, the mother of three with no work experience, found herself in charge of the Washington Post Company, a vast corporation with thousands of employees. She was unprepared, timid, and naive. अब देखो, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो 1963 में 46 साल की महिला जिसका नाम था कैथरीन ग्राहम, जिसके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है, 3 बच्चों की माँ, उसको जीरो वर्क एक्सपीरियंस, आज तक कुछ काम नहीं किया है। उसने इतने बड़े न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट की अपने आप को इंचार्ज पाया, अब उसको संभालना है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, जिसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सब करते हैं। तो ये स्टोरी उधर पहुंच गया। दो ट्रैजिक, these events were not exactly charismatic failure.
Graham was still rich, still white, still privileged. Still, it was not what she thought life had planned for her. That's the point. Failure and adversity are relative and unique to each of us. तो इतना ज़्यादा ट्रेजेडी वाला इवेंट था, लेकिन उतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था, क्योंकि अभी भी उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, अभी भी उसके पास प्रिविलेज था, अभी भी उसके पास इतना सब कुछ था कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला सके। अभी भी वो वाइट थी, मतलब उसको ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने जो प्लानिंग किया था वैसे तो लाइफ नहीं होता। तो फेलियर और ये दूसरा क्या, एडवर्सिटी, जो लाइफ में हम लोग को बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही जो हमको पसंद नहीं है, तो एडवर्सिटी और फेलियर जब भी आता है वो ऐसे ही आता है कि जैसा हमने प्लान किया रहता है और वो वैसा कभी होगा नहीं। और दूसरा, सबके लिए यूनिक रहता है, सबके लिए फेलियर अलग है, सबके लिए उसका सेटअप अलग रहेगा, सबके लिए सब कुछ अलग अलग रहता है। ठीक है, आगे देखो, दैट्स द पॉइंट। तो यही पॉइंट होता है, फेलियर एंड एडवर्सिटी। Almost without exception, this is what life does. It takes our plans and dashes them into pieces, sometimes once, sometimes a lot of times. वही लाइफ करती है कि हम लोग प्लानिंग करके कुछ और रखते हैं और लाइफ कुछ और अपने सामने फेंक देती है, और जो भी हमारे प्लान्स रहते हैं सब प्लान उठा के लाइफ 10 जगह पे पटक देती है, मालूम भी नहीं पड़ता, और सब अपने प्लान टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है। बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। आगे देखो, तो वही इसके साथ में भी हुआ, कैथरीन के साथ में उसका पूरा प्लान पूरा चौपट हो गया। उसने क्या सोचा था कि पापा से मेरे को वाशिंगटन पोस्ट मिला है, हस्बैंड को दे दूंगी, हस्बैंड संभालेगा, हस्बैंड ग्रेटफुल होगा, लेकिन हस्बैंड ने उसका बेइज्जती भी किया, प्लस वो मेंटल ब्रेकडाउन भी हो गया। हस्बैंड अभी उसके साथ में भी नहीं, उसको पूरा संभालना पड़ रहा है, बच्चे लोग को भी देखना पड़ेगा, प्लस बिजनेस भी संभालना है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या करेगी। ठीक है, एज द फाइनेंशियल फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट जॉर्ज गुडमैन वंस ऑब्जर्व्ड, इट इज एज इफ वी आर एट अ वंडरफुल बॉल where the champagne sparkles in every glass and soft laughter falls upon the summer air. We know at some moment the black horseman will come shattering through the terrace doors, wreaking vengeance and scattering the survivors. Those who leave early are saved, but the ball is so splendid that no one wants to leave while there is still time. So everybody keeps asking, what time is it? But none of the clocks have hands. तो अभी फाइनेंशियल फिलोसोफर एक है, वो उसका नाम है जॉर्ज गुडमैन। उसने एक बार ऑब्जर्व करके बोला था कि फेलियर कैसा है मालूम है क्या? फेलियर ऐसा लगता है कि हम लोग एक वंडरफुल, बहुत ही सुंदर सुंदर बॉल पे गए हैं। बॉल मतलब बॉल डांसिंग करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ डांस करते हैं, उधर पे डांस करने के लिए गए हैं जहाँ पे शैम्पेन है, शैम्पेन सब लोग पी रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, सब लोग धीरे धीरे हंस रहे हैं, सब लोग के अंदर हैप्पीनेस का माहौल है। और हम लोग को पता है कि ब्लैक हॉर्समैन मतलब ऐसे लोग जो हमला करने के लिए आते हैं, वो हमला करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, कभी भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएंगे और क्या करेंगे, जितने भी सर्वाइवर्स हैं सब लोग को मार पीट के ख़त्म कर देंगे। जो लोग पहले वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब वो बॉल डांस से पहले निकल जाएंगे, वो लोग बच जाएंगे। लेकिन वो बॉल डांस और वो माहौल इतना स्प्लेंडेड है, इतना अच्छा है कि किसी को जाने का मन ही नहीं करता है, और सब लोग खाली यही पूछते रहते हैं, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, कभी निकलने का, कभी निकलने का, मतलब सब सोचते रहते कि अभी निकल जाएंगे। तो वो चीज़ है। सो एवरीबडी कीप्स आस्किंग, लेकिन किसी के हाथ में भी घड़ी है ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो लाइफ का भी ऐसा रहता है कि लाइफ से जो चले गए वो लोग का टेंशन खत्म हो गया, लेकिन जो इधर पे है लाइफ में, वो लोग लाइफ के चकाचौंध से इतना इंप्रेस रहते हैं कि वो लोग को कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और सब लोग जैसे वो बॉल डांस पे सब लोग घड़ी टाइम पूछते रहते हैं, किसी के पास घड़ी नहीं है, वैसे इधर पे भी सब लोग बोलते थे अभी अपने पास बहुत टाइम है, लेकिन किसी को एक्चुअल में कुछ पता नहीं कि कितना टाइम बाकी है, तो कौन कितना जिंदा रहेगा किसी को नहीं पता। तो वही सेम होता है। He was speaking of economic crisis, although he may as well have been talking about where all of us find ourselves, not just in our lifetimes, but often. Things are going well. Perhaps we are aspiring to some big goal. Perhaps we are finally enjoying the fruits of our labors. And any point, fate can intervene. तो ये जॉर्ज गुडमैन ने, मैं तो मेरे को लगा कि लाइफ के बारे में बात कर रहा है, उसने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात किया था। जब अपने जेब में पैसा रहता है हम लोग सोचते हैं सब अच्छा ही होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, लेकिन कभी भी लाइफ पूरा का पूरा ट्विस्ट एंड टर्न मार सकता है, सब कुछ बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी सब चेंज हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इफ सक्सेस इज ईगो इंटॉक्सिकेशन, देन फेलियर कैन बी डेवेस्टेटिंग ईगो ब्लो, टर्निंग स्लिप्स इनटू फॉल्स एंड लिटिल ट्रबल्स इनटू ग्रेट अनरावलिंग्स। तो अगर सक्सेस मिलने के बाद ईगो इंटॉक्सिकेशन बन जाता है, तो फेलियर मिलने के बाद ईगो क्या होता है, अचानक से पूरा का पूरा टूट जाता है, तो फिर इंसान पूरा ही खत्म हो सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। टर्निंग स्लिप्स इनटू फॉल्स, कभी कभी आदमी स्लिप होके गिर सकता है, कि एक बार फेलियर मिला उसको स्लिप हो रहा है, तो हो सकता है वो उस फेलियर से कभी उभरे ही ना, तो पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा। दूसरा, कभी कभी लिटिल ट्रबल्स इनटू ग्रेट अनरावलिंग्स, कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो फेलियर इतना बड़ा काम कर सकता है।
If ego is often just a nasty side effect of great success, it can be fatal during failure. तो सक्सेस के टाइम पे अगर ईगो आ गया तो उसका एक साइड इफेक्ट बन जाता है, तो अगर फेलियर बन गया तो वो फेटल भी हो सकता है। फेटल मतलब आदमी की जान भी जा सकती है, इतना खतरनाक होता है। We have many names for these problems: sabotage, unfairness, adversity, trials, tragedy. No matter the label, it is a trial. We don't like it, and some of us are sunk by it. Others seem to be built to make it through. In either case, it's a trial each person must endure. तो अभी ये जो फेलियर का टाइम आता है उसको सब लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई एडवर्सिटी बोलता है, कोई ट्रायल बोलता है, कोई बोलता है लाइफ मेरे साथ मेरी परीक्षा ले रही है, कोई बोलता है सैबोटाज कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अनफेयरनेस। या बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ फेलियर आ गया तो अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, वो सब नाटक करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि सब लोग के साथ लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ फेलियर तो देखने को ही मिलता है, लेकिन वो मसल पहले से बिल्ड करके रखना पड़ता है कि जब भी फेलियर आएगा तो बहुत स्ट्रांग रहेंगे और वो फेलियर इतनों से फेलियर की वजह से पूरा का पूरा डाउनफॉल ना हो जाए। ठीक है, दिस फेट is as much written for us as it was written 5,000 years ago for the young king in Gilgamesh. He will face a battle he knows not. He will ride a road he knows not. तो ये फेट हमारा जो ये फेलियर का फेट है, ये फेलियर कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो वो बहुत साल पहले से लिख के रखा था अलग अलग राजा लोग के लिए। ये गिलगमेश नाम का एक जगह था, उसके लिए एक यंग राजा के लिए लोग ने लिख के रखा था कि वो ऐसी लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी जो उसको पता भी नहीं होगी कि आज तक ये लड़ना था, तो वो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। He will ride a road that he knows not. ये वो रोड पे भी जाना पड़ेगा जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वो रोड पे भी चलना पड़ेगा। तो ऐसा होता है फेलियर कि कुछ नहीं, अपने को एक्सपेक्टेड ही नहीं, अचानक से कुछ तो आ गया, उससे भी डील करना पड़ सकता है। That was what came to कैथरीन ग्राहम। तो यही सेम चीज़ देखने को मिलता है कैथरीन ग्राहम के साथ में कि अचानक से सब कुछ पलटी हो गया कि हस्बैंड की डेथ हो गई और अचानक से इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी आ गई। It turned out that taking over the paper was the first in a series of trying and wrenching events that lasted for nearly 2 decades. तो ये जो उसका पेपर उसने टेक ओवर किया, पेपर टेक ओवर किया मतलब कि वो पूरे के पूरे वॉशिंगटन पोस्ट की मालकिन बन गई, मैनेजर बन गई। वो ऐसा प्रॉब्लम था उसके ज़िंदगी में जो अगले 2 डेकेड्स तक चला, मतलब अगले 20 साल तक वो प्रॉब्लम चला। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में अपन निपटा लेंगे, नहीं, 20 साल तक वो प्रॉब्लम चला। ठीक है, Okay. Thomas Paine, remarking about George Washington, once wrote that there is a natural firmness in some minds which cannot be unlocked by trifles, but which, when unlocked, discovers a cabinet of fortitude. Graham seems to have possessed a similar cabinet. तो थॉमस पेन नाम का एक आदमी था, वो जॉर्ज वॉशिंगटन को रेफर कर रहा था कि जॉर्ज वॉशिंगटन का लाइफ कैसा था, उसके बारे में बात कर रहा था। उसने बोला था कि एक नेचुरल फर्मनेस होती है कुछ माइंड्स के अंदर। कुछ माइंड ऐसे होते हैं जो नेचुरली वो लोग फर्म होते हैं, नेचुरली कड़क होते हैं, नेचुरली स्ट्रांग होते हैं, जिसको कितना भी तकलीफ आने दो, कुछ भी आने दो, वो लोग कभी टूटते ही नहीं। कुछ माइंड ऐसे होते हैं कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब भी अनलॉक हो जाए तो वो ऐसा कैबिनेट खोल के देते हैं जो एकदम पूरा फोर्टिट्यूड बन के खड़े हो जाता है। फोर्टिट्यूड मतलब एकदम स्ट्रांग माइंडसेट, एकदम किले की तरह माइंडसेट। वो माइंडसेट अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। सेम माइंडसेट अपने को देखने को मिलता है कैथरीन ग्राहम के केस में। कैसे क्या हुआ, चलो देखते हैं। As she settled into her leadership position, Graham found that the paper's conservative board was a constant obstacle. They were patronizing and risk-averse and held the company back. To succeed, she would have to develop her own compass and not defer to others the way she always had. It eventually became clear that she needed a new executive editor. Against the board's advice, she replaced the well-liked good old boy with an unknown young upstart. Simple enough. तो अभी कैथरीन ग्राहम के सामने इतना बड़ा चैलेंज आया कि बाबा अभी मैंने पेपर टेक ओवर किया है, कुछ लोग हैं जो बहुत साल से यहाँ पे पेपर में काम कर रहे हैं, तो अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ कैसे क्या, वो तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज था। अभी उसने क्या सोचा कि ज़िंदगी भर मैंने क्या किया है, सब लोग के पीछे रह के काम किया, अभी मैं पीछे रह के काम नहीं करूँगी, मेरे को अपने अक्ल से काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे लोग थे जो उस पेपर के बहुत सारे बोर्ड रहते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स जो रहते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो रहते हैं, वो लोग के साथ में उधर जाके उसने देखा कि जो कंजर्वेटिव बोर्ड था वो पूरा कंजर्वेटिव ही था। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है वो लोग संभल के चलने वाले, रिस्क कभी लेते नहीं, और जो एक बार तरीका सेट हो गया वही तरीके पे हमेशा काम करते, तो वैसा बोर्ड था। तो उसने बोला सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मेरे काम में कौन सा आ रहा है, ये बोर्ड आ रहा है, तो उसने बोला इसको ही चेंज करना पड़ेगा।
तो उसने बोला कि मेरे को एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो सबसे बड़ा एडिटर रहता है, सबसे हेड एडिटर रहता है न्यूज़पेपर का, उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा ना, मतलब जो सीनियर सिटीजन हो चुका था, बहुत साल से एडिटर था, उसको उसने हटाया और एक नए फेस को, एक अननोन इंसान जिसको कोई नहीं जानता था, जो यंग था, उसको बुलाया और बोला आज से तू एग्जीक्यूटिव एडिटर, आज से तू मेन एडिटर है, तेरे को जो करना है कर। तो बोर्ड वाले लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने किया। कैथरीन ग्राहम ने बोला कि मेरे को एडिटर चेंज करना है, मतलब करना है, तो चेंज कर दिया। द नेक्स्ट टर्न ऑफ स्क्रू wasn't. Just as the company was filing to go public, the Post received a collection of stolen government documents that editors asked Graham if they could run, despite a court order preventing their publication. तो अभी इसके बाद एक चीज़ और देखने को मिला कि क्या हुआ, अभी कंपनी फाइलिंग करने वाली थी, कंपनी जाने वाली थी पब्लिक। मतलब क्या, अभी तक वो प्राइवेट कंपनी थी, अभी वो लोग आईपीओ लेने वाले थे, अपने जैसे आईपीओ होता है, तो वो लोग पब्लिक कंपनी बनने के चक्कर में थे, वो लोग पूरा पेपर वर्क वगैरह सब सेटअप कर रहे थे। उस टाइम पे कुछ लोग आए और वो लोग ने बोला कि कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, वो लोग ने बोला एडिटर के पास आके कि एक काम करो, इसको प्रिंट कर दो तो आप लोगों को बहुत सारा न्यूज़ भी मिलेगा और लोगों को पता भी चल जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन सीन क्या था उसके बीच में कि गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट छापने के लिए मना किया था। तो गवर्नमेंट के मना करने के बाद भी वो लोग बोले थे कि नहीं नहीं आप लोग छापो। तो ग्राहम के पास बात आया, कैथरीन के पास बात आया, क्योंकि वो तो मेन है। तो उसके पास बात आने के बाद उसने क्या बोला कि एक काम करते, देखते। शी कंसल्टेड द कंपनीज लॉयर्स। तो कैथरीन ने बोला एक काम करो, रुको मैं बात करती हूँ, पहले लॉयर लोग से बात कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। शी कंसल्टेड द बोर्ड, ऑल एडवाइज्ड अगेंस्ट इट, fearing it could sink the IPO or tie the company up in lawsuits for years. Torn, she decided to proceed and publish them, a decision with essentially no precedent. तो अभी उसने सब लोग से, लॉयर लोग से बात किया। लॉयर ने बोला मत छापो, क्योंकि क्या होगा, हमारे कंपनी का आईपीओ आने वाला है, अभी अगर हम लोग प्रिंट कर देंगे हो सकता है आईपीओ हम लोग का चले जाए और बहुत सारा लॉ सूट भी आ जाएगा। फिर उसने बोला बोर्ड को पूछती हूँ। तो बोर्ड को जाके पूछा, बोर्ड में भी सब लोग बोलते हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं बाबा मत करो मत करो, मालूम पड़ा हमारा आईपीओ नहीं आया, पहला वो प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम लोगों क्या आएगा, हमारे ऊपर बहुत सारा केस फाइल हो जाएगा। तो जो लॉयर ने बोला, ये लोग ने भी वही बोला। उसने बोला तुम लोग किसकी बात नहीं मानोगे। उसने बोला सब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो था सब प्रिंट करो। प्रिंट कर दिया उसने, बाप रे बाप। अभी प्रिंट करने के बाद शॉर्टली देयर आफ्टर द पेपर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बर्गलरी at the Democratic National Committee's headquarters, relying on an anonymous source, threatened to put the company permanently at odds with the White House and Washington's powerful elite, as well as jeopardizing the government licenses they needed for TV stations the Post owned. At one point, Nixon's loyalist and the Attorney General of the United States, John Mitchell, threatened that Graham had so overreached that her tit was going to be caught in a big fat ringer. Another aide bragged that the White House was now thinking about how to screw the paper over. Put yourself in her shoes. The most powerful office in the world explicitly strategizing how can we hurt the Post the most. तो अभी गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग ने पेपर में छाप दिया। अब वॉशिंगटन पोस्ट कितना भी बड़ा न्यूज़पेपर रहने दो, लेकिन व्हाइट हाउस से बड़ा तो है नहीं। तो व्हाइट हाउस के जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो लोग ने सब ने इसको डराना चालू कर दिया कि तुम्हारे पेपर को हम लोग तो तकलीफ पहुंचाएंगे, तुम लोग के न्यूज़पेपर को हम लोग कैसे न कैसे तो तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सोचो, देश का सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट देश है, उधर का जो एक न्यूज़पेपर है, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसके पीछे व्हाइट हाउस पड़ गया। कितनी बड़ी बात रहेगी। सबके सब उसके पीछे पड़ गए कि अब तूने कैसे गवर्नमेंट की बातें लीक किया, तो फंस गई। अभी आगे देखो। ऑन टॉप ऑफ दैट, और एक तकलीफ आया, ऑन टॉप ऑफ दैट द पोस्ट स्टॉक प्राइस वॉज लेस देन स्टेलर. The market was poor. In 1974, an investor began aggressively buying up shares in the company. The board was terrified. It could mean a hostile takeover. Graham was dispatched to deal with him. The following year, the paper's printers union began a vicious, protracted strike. At one point, the union members wore shirts that said, "Phil shot the wrong Graham." Despite, or perhaps because of these tactics, she decided to fight the strike. तो अभी क्या हुआ, पहला तो गवर्नमेंट वालों के पीछे पड़ी है, फिर उसके बाद दूसरा और एक चीज़ देखने को मिला कि अभी वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई। पब्लिक कंपनी मतलब क्या, वो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। अभी सीन क्या हुआ कि वो लोग का स्टॉक प्राइस बहुत कम था, मतलब पब्लिक ने वो लोग का स्टॉक खरीदा ही नहीं। तो अचानक से एक इन्वेस्टर आया, उसने बहुत सारा एक साथ में वो लोग का स्टॉक्स खरीदना चालू कर दिया। तो सब लोग फिर डर गए
कि अब सब एक ही आदमी पूरा स्टॉक्स खरीद लेगा तो क्या होगा, वो तो क्या बन जाएगा, मेन शेयर होल्डर बन जाएगा। अब उसका वो चाहेगा तो जैसे चाहिए वो पेपर को मैनिपुलेट कर लेगा, वो एक तकलीफ आ गया। फिर से और एक तकलीफ आया कुछ साल में, अगले साल 1975 में और एक तकलीफ आया, जितने पेपर प्रिंटर लोग थे, प्रिंटर लोग ने मिलकर कर दिया हड़ताल, स्ट्राइक कर दिया। और स्ट्राइक करके वो लोग ऐसे ऐसे नारेबाजी लगा रहे थे जिससे वापस से इसके ऊपर, कैथरीन के ऊपर क्या होगा, उसके दिमाग पे असर पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। वो तो बोल रहा था कि फिल जो उसका हस्बैंड था उसने अपने आप को गोली मारा था, तो ये लोग क्या बोल रहे थे कि इसने गलत आदमी को गोली मार दिया है, कैथरीन को गोली मारना चाहिए था, ऐसा बोलते। तो और तकलीफ होना चालू हो गया, बाप रे बाप। तो इतना सारा प्रॉब्लम आया। तो उसने बोला एक काम करती हूँ मैं, स्ट्राइक को फाइट करूँगी। तो वो लोग ने बोला नहीं, हम भी तुमको वापस फाइट करेंगे। At 4 o'clock one morning came a frantic call. The union had sabotaged company machinery, beaten up an innocent staffer, and then set one of the printing presses on fire. अभी एक ऐसे ही सब चल रहा था, मगजमारी। एक दिन सुबह 4 बजे कैथरीन को फ़ोन आया और मालूम पड़ा ऑफिस में लफड़ा हो गया। ऑफिस मतलब फैक्ट्री में। तो सबसे पहले वो लोग ने क्या किया, वो जो यूनियन था ये लोग का, प्रिंटर्स का, वो लोग ने कंपनी मशीनरी को सैबोटाज कर दिया। सैबोटाज मतलब जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलाया। दूसरा, एक स्टाफ में एक आदमी था जिसने वो लोगों के खिलाफ बोला, तो वो लोग ने उसको मारपीट दिया। और फिर उसके बाद वो लोग ने प्रिंटिंग प्रेसेस जो बहुत सारे होते हैं जिसपे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, उसमें से एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आग लगा दिया। अब बताओ, तो ये सब चल रहा है। Typically during printing strikes, competitors will help fellow papers out with their printing out, but Graham's competitors refused, costing the Post $300,000 a day in advertising revenue. तो कभी जब भी अपन देखेंगे तो ये प्रिंटिंग वगैरह की स्ट्राइक वगैरह होती है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वाले, समझो मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, अगर मेरी प्रिंटिंग प्रेस के सब लोग वर्कर लोग ने स्ट्राइक वगैरह कर दिया या फिर मेरा मशीन वगैरह कुछ जल गया, तो दूसरे प्रिंटिंग प्रेस वाले हेल्प कर देते, दूसरे न्यूज़पेपर वाले लोग हेल्प कर देंगे कि हमारे यहाँ पे प्रिंट कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कैथरीन के जितने कॉम्पिटिटर लोग थे वो लोग ने कर दिया मना, वो लोग ने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे नहीं। तो इसके वजह से हर रोज़ ये लोग को $3 लाख हर रोज़ ये लोग को $3 लाख का नुकसान होता था एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि ये लोग एडवर्टाइजिंग छाप ही नहीं पाते थे। जब प्रिंट ही नहीं होगा तो फिर एडवर्टाइजिंग आएगा नहीं। $3 लाख मतलब अमेरिका में वो लोग बोलते हैं $300,000, इतने का खर्चा वो लोग को रोज बैठ रहा था। बाप रे बाप, इतना नुकसान हो रहा है। Then a suite of major investors began to sell their stock positions in the Washington Post company, ostensibly having lost their faith in its prospects. Graham, pushed by the activist investor she'd met with earlier, decided her best option was to spend an enormous amount of the company's money to buy back its own shares on the public markets, a dangerous move that almost no one was doing at that time. तो अभी और एक इसके ऊपर एक गंदा सा सिचुएशन हो गया कि बहुत सारे इन्वेस्टर लोग ने देखा कि इसके कंपनी में तो सब कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट आजकल अपने पीक पे चल नहीं रहा है, प्लस इधर पे वर्कर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ये लोग प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग का $3 लाख लोग का रोज का नुकसान हो रहा है। तो वो लोग ने शेयर्स बेचना चालू कर दिया, क्योंकि मार्केट में वो लोग को डर लगने लगा ये कंपनी आगे चल के आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या होगा क्या मालूम। तो लोग ने शेयर्स बेचना चालू कर दिया। अब फिर से वो लोग डर गए कि एक ही इन्वेस्टर आगे पूरा का पूरा शेयर्स खरीद लेगा तो टोटल कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा। तो कैथरीन ने क्या किया, उसने बोला अपने कंपनी का शेयर्स खुद ही वापस खरीद लो, तो अपने पास कंट्रोल बना रहेगा। और ये भी एक बहुत रिस्की मूव था, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं कर रहा था। पब्लिक बोल रही थी कि किसके हाथ में भी शेयर्स जा रहा है तो जाने दो, कम से कम इन्वेस्टमेंट तो आएगा। ये लोग का $3 लाख का रोज का खर्चा हो रहा है, प्लस ये लोग ने अलग से खर्चा एक फंसा लिया गया कि अपने को शेयर्स भी वापस खरीदने का है, तो ये भी फाइनेंशियल लॉस होना चालू हो गया। ठीक, तो इतना तकलीफ, टोटल 5, 6, 7, 8 तकलीफ तो आ गया रहेगा। दैट्स अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स exhausting to read about, let alone live through. Yet because of Graham's perseverance, it shook out better than anyone could have possibly predicted. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही लिस्ट है, और उसको एक के बाद एक और भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, तो अभी अगर बाहर से अपन देखेंगे तो एक आदमी तो पक्का टूट जाएगा, लेकिन कैथरीन ग्राहम का परसिवरेंस इतना मत था। परसिवरेंस मतलब उसका हार्ड वर्किंग बिहेवियर और प्लस उसका ग्रिट कि वो मेरे को हार नहीं मानने का है, इतना मस्त उसका बिहेवियर था कि उसने सब कुछ जैसा हम लोग सोच रहे वैसा नहीं किया। मतलब शायद उसने कुछ तो अच्छा किया, शायद उसने पूरा का पूरा पेपर बचा के रखा। देखते आगे क्या हुआ। The leaked documents Catherine Graham published became known as the Pentagon Papers and were one of the most important stories in the history of journalism.
तो ये जो पेपर्स थे, जो गवर्नमेंट के पेपर इसने प्रिंट किया था, जिसकी वजह से व्हाइट हाउस पूरे लोग के पीछे पड़ गया था, उसको बोला गया पेंटागन पेपर्स। और वो पेंटागन पेपर्स वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज। वो जर्नलिज्म के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी माना जाता है। आज शायद वो बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए केस स्टडी भी वो लोग देते रहेंगे आजकल। तो पेपर्स वाटरगेट रिपोर्टिंग which also licensed the Nixon White House changed American history and took down an entire administration। तो ये वाटरगेट रिपोर्टिंग जो था, ये लोग वाटरगेट रिपोर्टिंग करते थे, इसकी वजह से क्या होता था कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया। इतना अच्छे से वो लोग ने जर्नलिज्म किया तो पब्लिक को वो चला, मतलब वो लोग के सरकार के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से वो लोग ने पूरा सरकार को डाउन कर दिया। ऑल्सो एक और बात हुआ कि वॉशिंगटन पोस्ट को एक प्राइज भी मिला, उसको बोलते पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज वो लोगों को मिल गया। द इन्वेस्टर अदर्स हैड फियर्ड टर्न आउट टू बी यंग वॉरेन बफे हु बिकेम हर बिजनेस मेंटोर एंड एन एनॉर्मस एडवोकेट एंड स्टीवर्ड ऑफ द कंपनी। तो जो लोग डर रहे थे कि एक ही इन्वेस्टर है, बार बार ये पूरा का पूरा शेयर्स खरीद लेगा, निकला कि वो कौन, वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफे कौन है? आज के टाइम का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, बिलियनर इन्वेस्टर। तो वॉरेन बफे था जो वो कंपनी का, वॉशिंगटन पोस्ट का सब शेयर्स खरीद रहा था, और बाद में जाके वो कैथरीन का मेंटोर भी बना, बिजनेस मेंटोर बना, और उस कंपनी का, वॉशिंगटन पोस्ट का एक लॉयर बना और एक स्टीवर्ड भी बना। मतलब उसने कंपनी को इतना हेल्प किया कि पूछो मत, बहुत हेल्प किया। ओके, हिज स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन हर फैमिलीज कंपनी वुड वन डे बी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। तो पहले वो वॉरेन बफे ने जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया था, वो आगे जाके इतना बड़ा बनने वाला था कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका वर्थ होने वाला था, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट आजकल बहुत फेमस है। शी प्रिवेल्ड इन नेगोशिएशंस विद द यूनियन एंड द स्ट्राइक इवेंचुअली एंडेड। तो जब भी जो स्ट्राइक चल रहा था प्रिंटर लोग का, उस स्ट्राइक में फिर बाद में, क्योंकि मेंटोर अभी मिल चुका था, मेंटोर कौन है, वो भी छोटा मोटा मेंटोर नहीं है, वॉरेन बफे उसका मेंटोर है, जिसको बहुत बिजनेस सेंस है, उसने बताया। तो कैथरीन ने जाके ये लोग के साथ में, जितने भी प्रिंटर ये लोग के साथ में नेगोशिएशन किया, और जैसा कैथरीन को चाहिए था वैसे ही वो जीत गई। तो वो लोग भी मान गए, प्रिंटर लोग। ठीक है। हर मेन कॉम्पिटिटर इन वॉशिंगटन, द वन हु हैड रिफ्यूज्ड टू कम टू हर एड, द स्टार suddenly folded and was acquired by the Post. Her stock buybacks made contrary not only to business wisdom but the judgment of the market made the company billions of dollars। तो उसका याद है जब भी प्रिंटर वो लोग ने जला दिया था, यूनियन वाले लोग ने वो एक क्या जलाया था, प्रिंटिंग प्रेस जला दिया था, और रूल के हिसाब से दूसरे न्यूज़पेपर को हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो कॉम्पिटिटर ने हेल्प नहीं किया। वो कॉम्पिटिटर का नाम था द स्टार। बाद में जाके ऐसा हुआ, थोड़े टाइम के बाद, वेट करने के बाद, कि वॉशिंगटन पोस्ट ने वो स्टार को अक्वायर कर लिया, मतलब पूरा का पूरा खरीद लिया। तो उससे भी बदला पूरा हो गया। तीसरी चीज़ और क्या हुआ, तीसरा, जब ये स्टॉक प्राइसेस फटाफट नीचे जा रहे थे, जब सब लोग उसका शेयर्स को बेच रहे थे, तो कैथरीन ने क्या डिसीजन लिया था, उसने क्या बोला कि अपन खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। तो वो जो बायबैक उसने किया था, शेयर्स को वापस से खरीदा था, बाद में जाके वॉशिंगटन पोस्ट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिया, क्योंकि शेयर प्राइस का इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना हाई हो गया कि वो कंपनी बिलियंस में कमाना चालू कर दिया। तो वो जो मार्केट से हट के, मार्केट में कोई भी ऐसा करता नहीं कि अपने कंपनी के शेयर्स बायबैक करे। बायबैक करना मतलब बेइज्जती वाली बात हो जाती है कि तुमने मार्केट में लिस्ट किया, वापस खरीद रहे हो, लेकिन फिर उसके वजह से उसको पैसा मिला, वो भी उसका डिसीजन थोड़ा ठीक निकला। फिर उसके बाद देखो, इट टर्न्स आउट दैट द लॉन्ग हार्ड स्लॉग शी एंड्योर्ड, द मिस्टेक्स शी मेड, द रिपीटेड फेलियर्स, क्राइसिस एंड अटैक्स वर ऑल लीडिंग समवेयर। अब बाद में मालूम चला कि उस टाइम पे इतना जो तकलीफ उसको झेलने को मिल रहा है, यहाँ से शेयर होल्डर लोग वाट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से व्हाइट हाउस उसके पीछे पड़ा है, तीसरी तरफ से उसकी कंपनी के बोर्ड वाले उसके पीछे पड़े हैं, चौथी तरफ से एक अननोन इन्वेस्टर का खतरा है, पांचवी तरफ से उसका कंपटीशन उसको हेल्प नहीं कर रहा है, छठवीं तरफ से उसके कंपनी के खुद के लोग उसके पीछे पड़े। बाद में जाके मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ उसके काय के लिए, उसका मसल बिल्ड करने के लिए था कि तुमको फेलियर मिलेगा तो तुम धीरे धीरे ऊपर जाओगे। ठीक है। If you'd invested $1 in the Post IPO in 1971, it would be worth 89 by the time Graham stepped down in 1993, compared to the $14 for an industry and $5 for the S&P 500 companies. तो अभी अगर देखेंगे बाकी सब कंपनीज के कंपैरिजन में, अगर अपन देखने के लिए जाए, तो अगर आपने 1971 में वॉशिंगटन पोस्ट का शेयर $1 में खरीदा होता 71 में, तो 22 ईयर्स के बाद 1993 में जब कैथरीन ग्राहम ने स्टेप डाउन किया, मतलब उसने पूरा कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ से जाने दिया,
तो 22 साल में उसने $1 से $83, कितना डॉलर्स, $89 तक अपनी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाया। एक डॉलर से $89, मतलब $1 तो कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। अगर $1000 डाला रहता तो $89,000 आपके पोर्टफोलियो में आ जाता। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ करके दिया उसने। और अगर कंपैरिजन करने का तो देख लो, पॉल इसका ग्राहम के कंपनी का कैसा था, $1 अगर इन्वेस्ट किया रहता तो 89 मिलता। अगर उसमें बाकी सब कंपनी में देखते, उसके इंडस्ट्री के बाकी सब कंपनी, कोई भी कंपनी में पैसा डाला रहता अगर आपने, तो $14 होता, मतलब 14% ग्रोथ, 14% नहीं, मतलब 14x ग्रोथ होता था। और अगर S&P 500 में आपने पैसा डाला था, मतलब वहाँ का जो अपने इधर इंडिया में कैसा निफ्टी 50 स्टॉक होता है ना, निफ्टी 50 में डाल दो, जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसमें डाल दो, तो उधर पे S&P 500 होता है, मतलब टॉप 500 स्टॉक्स। अगर उसमें पैसा डाला होता तो $1 का $14 होता, 14 $14। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के स्टॉक प्राइसेस देखो कितना ज़्यादा बढ़े, $1 से सीधा $89। तो इतना ज़्यादा उसने ग्रोथ करके दिया। It makes her not just one of the most successful female CEOs of her generation and the first one to run a Fortune 500 company, but one of the best CEOs ever, period. तो इतना सब एडवर्सिटी फेस करने के बाद मालूम चलता है कि जितने भी फीमेल CEOs हुए उसमें से S&P 500 कंपनी में से सबसे सक्सेसफुल CEO कौन है? कैथरीन ग्राहम, लेडीज लोग में, फीमेल लोग में, बरोबर। और हमेशा जितने भी CEOs रह चुके हैं सब में जो बेस्ट CEOs का नाम आता है उसके अंदर कैथरीन ग्राहम का नाम एकदम टॉप वाले लिस्ट में दिया रहता है। बात खत्म। और जितना फेलियर करके अगर वो रोई होती कि अरे बाप रे फेलियर हो गया, तो अगर नहीं किया रहता तो आज ये मुकाम पे पहुंचती क्या? नहीं। For someone born with a silver spoon in her mouth, the first decade and a half was what you'd call a baptism of fire. Graham faced difficulty after difficulty, difficulties that she wasn't really equipped to handle, or so it seemed. There were times when it probably felt like she should have just sold the damn thing and enjoyed her massive wealth. तो अगर कोई ऐसा है जो जिसके हाथ में सिल्वर स्पून है, मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, बचपन से पप्पा ने पैसा दिया है, पप्पा ने पैसा दिया था, पप्पा ने कंपनी खड़ा करके दिया था, तो अगर वो कोई और होती तो पहले 1 साल 10-15 साल, एक डेकेड और हाफ, मतलब 10-15 साल उसको इतना प्रॉब्लम फेस करने को मिला। अगर कोई और होता तो इतना प्रॉब्लम देख के जो वो कभी भी उसने फेस नहीं किया था, आज तक कोई कंपनी चलाया नहीं था, अभी तक सिर्फ अपने पति के शैडो में रह रही थी, अगर वो चाहती तो सब कुछ बेच बाच के बोलती मेरे पास इतना पैसा है, मैं ज़िंदगी भर बैठ के खाऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या बोला? उन प्रॉब्लम को फेस करेंगे। Graham didn't cause her husband suicide, but it was left to her to carry on without him. She didn't ask for Watergate and the Pentagon Papers, but it fell on her to navigate their incendiary nature. While others went on buying and merger sprees in the 80s, she didn't. She doubled down on herself and her own company. Despite the fact that she was treated as a weakling by Wall Street, she could have taken the easy way 100 times, but she did not. तो अभी ग्राहम ने उसके पति की उसके पति के डेथ में ग्राहम का, कैथरीन का कोई हाथ तो था नहीं, लेकिन उसका पति का जितना भी जिम्मेदारी था उसको कैरी ऑन करना पड़ा। उसके हाथ में कभी भी ऐसा नहीं था कि वो पेंटागन पेपर्स आएगा और उसने मांगा था कि लाओ मेरे को पेंटागन पेपर्स दो तो मैं प्रिंट करूँ। उल्टा उसको सब लोग बोले थे प्रिंट मत करो। उसके मेंटर्स ने भी बोला, उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी बोला, उसके कंपनी के एडिटर लोग ने भी बोला, लेकिन उसने बोला प्रिंट करो। उसके हाथ में वाटरगेट वाला ये भी इन्वेस्टिगेशन नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने किया। और जितनी भी कंपनीज बाकी थी उस टाइम पे 80s में, वो लोग सब लोग मर्जर में, एक्विजिशन में और इसमें उसमें सब पकड़ में सब लोग पैसा खर्चा करने में था, लेकिन उसने बोला कि मैं खुद पे डबल डाउन करूँगी, मैं किसी के साथ में भी मर्जर वगैरह कुछ भी करूँगी नहीं। इसने बोला कैथरीन ग्राहम। और इसीलिए उसके पास 100 बार ऐसा चांस था कि वो इजी वाला रास्ता लेके इधर से साइड से निकल जाए, सब डिफिकल्टी कोई और फेस कर सकता था। वो चाहती तो कंपनी वॉशिंगटन पोस्ट को किसी के साथ में मर्ज कर देती, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते, ये चुपचाप साइड में बैठ के प्रॉफिट कमाती। लेकिन उसने बोला नहीं, हार्ड वाला रास्ता अपन अपनाएंगे, हार्ड वाला काम अपन खुद करेंगे, बाकी इजी वाला दूसरे के लिए छोड़ दो। एट एनी गिवन मोमेंट देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर और सेटबैक्स। तो अपने लाइफ में भी ऐसे होता है कि कोई भी टाइम पे सेटबैक्स का भी टाइम है, फेलियर का भी टाइम है,
Almost always your road to victory goes through a place called failure. In order to taste success again, we've got to understand what led to this moment or these years of difficulty, what went wrong and why. We must deal with the situation in order to move past it. We need to accept it and to push through it. तो हर बार अपने पास फेलियर नाम की चीज़ आती है, हर बार हम लोग को समझने को आता है कि सक्सेस के बाद फिर से फेलियर देखने को मिलता है, और उस टाइम पे वो डिफ़िकल्टी के टाइम पे अपने को देखना होता है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, और वो सिचुएशन के साथ में डील करना पड़ता है, तभी अपन उसके आर पार जा सकते हैं। इसके ऊपर मेरे को स्टोरी याद आता है कि जब भी वो कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो जानवर लोग को पहले पता चल जाता है, स्पेशली काउज और बुल्स को। काउज और बुल्स का कैसे होता है, वो लोगों को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या स्टॉर्म आने वाला है, कुछ भी। जब तूफान आता है तो गाय लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं कि इधर से तूफान आ रहा है और उधर ही भाग रहे, उल्टा 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 उल्टा, मतलब आगे जाने की कोशिश करते हैं कि भाई बाप पीछे रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। बुल लोग जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, या बफलो लोग, बुल या बफलो का कुछ तो है, वो लोग सीधे तूफान के अंदर घुस जाते हैं। और वो लोग ऐसा रहता है कि तूफान के अंदर घुसेंगे तो 5-10 मिनट का, 15-20 मिनट का जो भी रहेगा, जब तक तूफान अपने साथ में है तब तक ही अपने को एडवर्सिटी या तब तक ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही पार हो गए तो तूफान पीछे, अपन आगे, बात खत्म हो गया। तो सेम चीज़ इधर पे भी कैथरीन ने भी किया। उसने बोला कि द ओनली वे आउट इज थ्रू इट, उससे बाहर निकलने का रास्ता उसके अंदर से घुस के जाता है। तो डिफिकल्टी को अपन फेस करेंगे तो बहुत जल्दी निकल सकते हैं। Graham was alone in most of this. She was blindly feeling her way through the dark, trying to figure it out, a tough situation she never expected to be in. She is an example of how you can do most everything right and still find yourself in deep shit. तो ग्राहम इसमें अकेली थी, उसको किसी का भी हेल्प लिया नहीं, और वो अकेले वो अंधेरे टनल के में जा रही थी कि वो तकलीफ झेल रही थी, टफ सिचुएशन से खुद ही डील कर रही थी। और वो सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आप सब कुछ अच्छा करो फिर भी आपके साथ गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको उससे डील करना ही पड़ेगा। तो उसने सब कुछ अच्छा ही किया। पहले उसके पापा ने उसको वॉशिंगटन पोस्ट दे दिया, फिर वॉशिंगटन पोस्ट उसने अपने हस्बैंड को दे दिया, वो भी अच्छा ही किया, लेकिन फिर भी उसको आखिर में वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर आना ही पड़ा, उसको मैनेज करना ही पड़ा, और उसने किया। अगर वो छोड़ के फिर किसी के हाथ में दे देती, किसी और को सीईओ बना देती तो चल जाता था, उसको क्या बैठ के खाना है खाली, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द शेयर्स था, लेकिन उसने ऐसा किया क्या? नहीं। We think that failure only comes to egomaniacs who are begging for it. Nixon deserves to fail. Did Graham? This reality is that while yes, often people set themselves up to crash, good people fail or other people fail them all the time too. People who have already been through a lot find themselves stuck with more. Life isn't fair. तो अभी अपने को क्या लगता है कि फेलियर खाली वही लोग को आता है जो लोग उसको इनवाइट करते हैं, लोगों की बुरी आदत होगी तो फेल हो जाएंगे, लोगों की ये फेल हो जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग के पास भी फेलियर आता है क्योंकि दूसरे लोग उनको फेल करवा देते हैं। अब उनकी खुद की कुछ गलती रहती है दूसरे के फेलियर की वजह से। जैसे वो ट्रैफिक का मस्त ये एग्जांपल सब लोग देते हैं कि तुमको गाड़ी चलाने आ रही है तो तुम सोचो कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बाजू वाले को गाड़ी चलाने आती है, इसकी क्या गारंटी है? तो दूसरे की गलती की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही सेम दूसरे की गलती की वजह से अपने भी लाइफ में फेलियर आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि अपन एकदम परफेक्ट चल रहे तो अपने लाइफ में फेलियर नहीं आएगा, किसी और की गलती की वजह से भी फेलियर आ सकता है, फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी फेलियर आ सकता है, या तो खुद के कुछ डिसीजन ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से भी फेलियर आ सकता है। फेलियर तो आएगा ही आएगा, सबके लाइफ में आता है, लाइफ कभी भी फेयर नहीं है। ईगो लव्स दिस नोशन, द आइडिया दैट समथिंग इज फेयर और नॉट। Psychologists call it narcissistic injury when we take personally totally indifferent and objective events. तो ईगो को ये नोशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब अपन कैसे न कैसे उसको बोलेंगे कि क्या फेयर है और क्या फेयर नहीं है, ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो उसको बहुत वो पसंद रहता है। साइकोलॉजिस्ट लोग इसको क्या बुलाते हैं? इसको नार्सिसिस्टिक इंजरी बताते हैं। क्या बताते हैं? नार्सिसिस्टिक इंजरी, बराबर। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कि साइकोलॉजिस्ट लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, और कैथरीन ग्राहम की स्टोरी से अपने को और क्या सीखने को मिल सकता है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।